हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डील कर रहे थे हम लोग। कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है देख चुके थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दरमियान कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, क्या नाम होगा उनका और वे लाइंस कब बनेंगे, इतना हम लोग देख चुके थे। उसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के आधार पर यदि हम लोग समझें तो एक और तरीका है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। मान लो कि यह फर्स्ट सेल है n=1, इसको मान लो कि सेकेंड सेल है n=2, फिर इसको मान लो यह थर्ड सेल है n=3, फिर इसको n=4, n=5, n=6, ऐसे करके ये जो सेल्स या ऑर्बिट्स बनाए गए हैं, इसमें से एक बात तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे होंगे कि जो गैपिंग है ऑर्बिट के बीच, देखो ये गैपिंग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फर्स्ट सेकेंड के बीच का गैपिंग ज़्यादा है, सेकेंड थर्ड के बीच का गैपिंग थोड़ा कम, थर्ड फोर्थ के बीच और कम, फिर और कम, ऐसे। तो याद रखोगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाओगे ना, ऑर्बिट्स के बीच का सेपरेशन कम होते जाता है। और इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जब बहुत दूर जाओगे तो सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, ऑर्बिट्स एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन वह बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा और उतने ऑर्बिट्स का एग्जिस्टेंस होता नहीं है। तो ऐसे याद रखना। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट से भी आगे, और यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से पहुँचता हो 1 में, या फिर मान लो कि यही इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ में ही है, तो सिक्स्थ में है फिर भी कहाँ पहुँचता हो 1 में, हाइयर टू लोअर आ रहा है। उसी प्रकार से मान लो फिफ्थ में है। ये सब एरो जो देख रहे हो ये सब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को बतला रहा है, फिफ्थ टू 1। उसी प्रकार से यहाँ फोर्थ टू फर्स्ट, यहाँ थर्ड टू फर्स्ट, इस सेकेंड टू फर्स्ट, ऐसे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता हो, तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिलेगा यह कहलाएगा लाइमन सीरीज। सीरीज इसलिए लग रहा है क्योंकि कई सारे लाइंस बन रहे हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हाइयर में है, और हाइयर से मान लो कि यह सेकेंड में ही जाए, जाना तो फाइनली फर्स्ट में है लेकिन सेकेंड में गया हो पहले, ऐसे। तो फिर इसमें भी कई पॉसिबिलिटी हैं कि 7 से सेकेंड में आया हो, 6 से आया हो, 5th से आया हो, 4th से आया हो, ऐसे, इस प्रकार से। तो यहाँ जो बनेगा वह कहलाएगा बामर सीरीज। उसी प्रकार से थर्ड में आया हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हुआ हो तो वह एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से किस में आया हो, थर्ड में। तो यहाँ भी ऐसे कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे। तो यहाँ जो बनेगा वह कहलाएगा पाश्चन सीरीज, लाइमन बामर पाश्चन। उसी प्रकार से फोर्थ में यदि जाए ऐसा, तो यह ब्रैकेट नाम है ये सब साइंटिस्ट का। और वैसे ही यदि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में आए तो फंड, हम्फ्री का एग्जिस्टेंस है नहीं, ऐसे। तो इस डायग्राम से तो स्पष्ट हो रहा है ना कि ये लाइंस कब कब बनेंगे। ये जो लाइंस खींचे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को बता रहे हैं कि हाइयर ऑर्बिट टू फर्स्ट, सिक्स्थ टू फर्स्ट। वैसे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट। तो कोई भी ट्रांजिशन लोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन हाइयर टू लोअर ही आ रहा है। तो हाइयर टू लोअर आने का मतलब कि रेडिएशन यहाँ भी इमिट होगा, रेडिएशन इस ट्रांजिशन के लिए भी इमिट होगा, रेडिएशन इसके लिए भी इमिट होगा। और रेडिएशन इमिट होगा तो सबको प्रिज्म से पास करवाओगे तो सबसे कोई ना कोई स्पेक्ट्रम बनेगा ही बनेगा। हाँ, वेवलेंथ वगैरह अलग अलग होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, ऐसा। तो यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और बेसिकली एनर्जी लेवल को जो है बतला रहा है। अब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़े थे उसमें याद करो। उसमें हम लोग पढ़े थे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल, या पहले विजिबल तब यूवी विजिबल,
यूवी, उसके बाद एक्सरे, फिर गामा रे और लास्ट में कॉस्मिक रे। तो इन सारे रेडिएशंस का अलग अलग फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोग लिखे थे, अलग अलग वेवलेंथ होता है सबका। जो पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे वहाँ इसके बारे में हम लोग देखे थे डिटेल में। तो यदि बात करोगे वेवलेंथ की, ऐसा, तो वेवलेंथ के आधार पे जब इनको आप अरेंज करोगे ना, तो होता तो सबका अलग अलग है डिस्क्रीट वेवलेंथ, लेकिन उतना से मतलब नहीं है। यहाँ जो वेवलेंथ होगा वह होता है 2000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ का जो वेवलेंथ है वह होता है 4000, यहाँ का जो वेवलेंथ है वह 8000 या 7800 के आसपास, फिर यहाँ आप जाओगे तो 10,000 के आसपास, इसके बाद ऐसे ही। हम लोग कौन सा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं? हम लोग का जो आँख है वह किस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर पाता है? ऑब्वियसली विजिबल को ऑब्जर्व कर पाता है। तो हैं तो कई सारे रेडिएशन, सबका अलग अलग वेवलेंथ, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लेकिन जिस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को हम लोग का आँख ऑब्जर्व करता है वह कौन सा है? विजिबल है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन जो है, उस विजिबल रीजन का वेवलेंथ है कहाँ से कहाँ तक? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब इस वेवलेंथ वाले रेडिएशन को हम लोग का आँख ऑब्जर्व कर पाएगा। तो इसी विजिबल रीजन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ह्यूमन विजिबिलिटी रेंज, ह्यूमन विजिबिलिटी रेंज, कि हम लोग का आँख जो है उसके लिए विजिबिलिटी रेंज यही है, मतलब इसी वेवलेंथ के लाइट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यदि यह लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो, देखो 4000 से कम, तो कौन सा लाइट है? यूवी, तो ये कहलाएगा यूवी रीजन। और यही वेवलेंथ यदि ज़्यादा हो किससे? 7800 से, तो फिर यही क्या कहलाएगा? IR रीजन। तो ये 3 रीजन से मेन हम लोग को मतलब है, 3 रीजन से मेन मतलब है। इसका मतलब कि लैम्डा 4000 से 7800 है तो विजिबल, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है तो यूवी, और 4000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है तो IR। अब इसमें से जो हमने पढ़ा है लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और एक फंड, ऐसे। इसमें से जो यह लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज वाले जितने भी लाइंस हैं ये सभी यूवी रीजन में होते हैं। और यूवी रीजन में होने का मतलब कि इसमें जितने लाइंस बनेंगे वो सबका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, 2000 से 4000 के बीच होता है। बामर में जो लाइंस बनते हैं ये विजिबल रीजन में होते हैं, विजिबल रीजन में है। विजिबल रीजन मतलब कि इसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगा। और ये तीनों के तीनों जो है IR रीजन में होते हैं। तो IR रीजन होने का मतलब कि जो वेवलेंथ है वह 7800 से ज़्यादा 10,000 के आसपास होगा। इसमें से भी पाशन को हम लोग लिखते हैं नियर IR रीजन, इसको लिखते हैं मेन IR रीजन, और ये फार IR रीजन, ऐसा। मतलब यदि यह IR का वेवलेंथ 7800 से 10,000 तक है तो यह 7800 या 8000 के आसपास होगा ये वाला लाइन पाशन, बीच में 8500 से 9000 के आसपास होगा ब्रैकेट, और उससे भी दूर 10,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा फंड। तो यदि वेवलेंथ के आधार पे देखोगे जो अरेंजमेंट बताया गया है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका हो रहा है, ज़रा बताओ तो इसका। तो ये जो लाइमन सीरीज है इसका वेवलेंथ सबसे कम, इससे ज़्यादा वेवलेंथ है बामर सीरीज वाला का, बामर का, इससे ज़्यादा है वेवलेंथ पाशन का, इससे ज़्यादा है ब्रैकेट का, और उससे भी ज़्यादा है फंड का।
तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर हुआ कि ये जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसमें वेवलेंथ का यही है अरेंजमेंट। लाइमन सीरीज में जो लाइंस है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, और फंड सीरीज में जो लाइंस है उनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब वेवलेंथ जान गए हो तो इसको एनर्जी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी कई आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्या हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, तो इसी को फ्रीक्वेंसी के आधार पे लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सबसे ज़्यादा, चूँकि वेवलेंथ सबसे कम था, उससे कम फ्रीक्वेंसी बामर, इससे कम पाशन, इससे कम ब्रैकेट, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा फंड का। अब फ्रीक्वेंसी आप जान चुके हो तो ऐसा भी हम लोग पढ़े हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, तो एनर्जी के आधार पे करोगे तो लाइमन का सबसे ज़्यादा, उससे कम बामर, इससे कम पाशन, इससे कम ब्रैकेट, और सबसे कम फंड। अब चूँकि एनर्जी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, तो इसी को न्यू बार के आधार पे लिखोगे तो न्यू बार लाइमन का सबसे ज़्यादा, इससे कम बामर, फिर पाशन, ब्रैकेट और फंड। तो ये चार हुआ एक वेवलेंथ के आधार पे। तो वेवलेंथ वाला ही एक याद रखना कि वेवलेंथ जो है इसी को याद रखोगे और इसी को उलट दोगे ऑर्डर को तो वही एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, वही फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो जाएगा और वही वेव नंबर का ऑर्डर हो जाएगा। तो अब इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार उसको ज़रा ध्यान से देख लो। सबसे पहले कि इसमें से कोई चार दे देगा, बोलेगा बताओ चारों में से कौन विजिबल रीजन में होता है। साफ देख रहे हो, विजिबल रीजन वाला कौन सा है, बामर सीरीज। कौन यूवी रीजन में है, लाइमन सीरीज। आईआर में कौन नहीं है, ऐसे ये चारों दे देगा, बोलेगा आईआर में कौन नहीं है, तो बामर नहीं है। उसके बाद ये चारों अलग अलग क्वेश्चन हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइन कौन, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन, मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन कौन, या मोस्ट वेव नंबर वाला लाइन कौन। तो ये चारों अलग अलग है। इसमें बताया एक वेवलेंथ को कल याद रखोगे बस, और वेवलेंथ को यहाँ से ऐसे शुरू से याद रखोगे तो याद रहेगा, और बाकी उन तीनों में क्या करोगे कि ऑर्डर को जो है उलट देना है बस। तो यदि इस वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाले ऑर्डर को समझ गए हो तो अब बारी आता है इस सब का कैलकुलेशन कि आखिर एनर्जी है तो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी है तो कितना होगा, वेव नंबर कितना होगा, इस सब का। तो ज़रा कैलकुलेशन को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। Calculation of energy of spectral lines। समझना ध्यान से, स्पेक्ट्रल लाइन कब बन रहा था। ये मान लो कि दो ऑर्बिट्स हैं, ये N1 मान लो, ये N2। नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब N2 इज हाइयर एनर्जी ऑर्बिट, N1 इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट में होता था तो यही इलेक्ट्रॉन आता था लोअर ऑर्बिट में अपने ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ से जो रेडिएशन इमिट होता था इसी को प्रिज्म से पास करवाने के बाद बनता था स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइन मिलता था। तो ऑब्वियसली इस स्पेक्ट्रल लाइन का एनर्जी वही होगा जो इस इमिटेड रेडिएशन का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये वाला एनर्जी गैप निकालना है, ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या है वही निकालना है। ठीक, तो यहाँ से अब मान लेंगे हम लोग कि लेट N2 बराबर हाइयर एनर्जी ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स। N2 हाइयर एनर्जी ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कि यह एक्साइटेड स्टेट है।
मतलब कि इसको मान लो एक्साइटेड स्टेट। N1 इज द लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स। जहाँ से आ रहा है वो हाइयर ऑर्बिट N2 और जहाँ पे आ रहा है लोअर ऑर्बिट। तो ये लोअर ऑर्बिट कोई जरूरी नहीं कि उसका ग्राउंड स्टेट होगा, लेकिन हाइयर वाला एक्साइटेड ही कहलाएगा। अब जो हमने पढ़ा है पीछे कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़े, वह था -2π² me²z²/n²h²। ऐसा हम लोग पढ़े थे। यदि हाइड्रोजन एटम की बात करोगे, चूँकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो z हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगा ख़त्म। तो -2π² me²n²/h²। यह एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था। ऐसा अब इसी को जब लिखोगे लोअर ऑर्बिट के लिए N1 के लिए, तो ये -2π² me² ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर h²। इसी को लिखोगे हाइयर ऑर्बिट के लिए N2, तो -2π² me² और ये हो जाएगा N2² h²। ऐसा, या me² नहीं, me⁴ होता था। ऐसा। अब यह जो एनर्जी डिफरेंस अभी हम बताए डेल्टा E, इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इमिशन। एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इमिशन। ऐसा। तो यह जो डेल्टा E है ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ हाइयर ऑर्बिट N2 माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट N1। तो हाइयर ऑर्बिट का एनर्जी देखो यहाँ लिखे हम लोग -2π² me⁴ N2² h² माइनस फिर -2π² me⁴ N1² h²। सॉल्व करो तो -2π² me⁴ N2² h², यहाँ हो जाएगा प्लस 2π² me⁴ N1² h²। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कॉमन आएंगे। कॉमन आएगा क्या क्या? 2π² me⁴ h²। तो यहाँ बचेगा -1/N2² प्लस 1/N1²। तो इसी को अरेंज करके लिखोगे, प्लस वाला पहले कर दो, तो 1/N1² माइनस 1/N2²। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। अब यहाँ से जो पाई एम ई एच है ये सारे तो कांस्टेंट टर्म्स है, ये सब का वैल्यू पुट कर दो। तो ये कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू यदि पुट करोगे सबका पाई एम ई एच, तो यहाँ से डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻⁹ या फिर 10⁻⁻18 1/N1² माइनस 1/N2² जूल पर एटम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब यहाँ से खाली N1 N2 पता होना चाहिए बस कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है और किस ऑर्बिट में आ रहा है। तो N1 N2 का वैल्यू पुट करोगे, बाकी तो सॉल्व किया ही हुआ है, तो डेल्टा ई निकल जाएगा। इसी को यदि जनरल लिखोगे तो यहाँ से एटॉमिक नंबर वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, Z² इंटू 2.18 10⁻⁻18 1/N1² 1/N2² जूल पर एटम। ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, और ये हो गया हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, जैसे He+, Li2+, P++ एट्सेट्रा। तो एनर्जी कैलकुलेट किए। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए देखें। फ्रीक्वेंसी तो क्या हम लोग पढ़े हैं E = hν, यही पढ़े हैं।
तो यहाँ से जब न्यू लिखोगे तो हो जाएगा E/h। ई का तो यहाँ आया हुआ है 2π² me का 4h²। ये तो पहले से था, नीचे भी h है तो एक और h, इधर जो है वही रह जाएगा n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। तो ई निकल गया न्यू के लिए। अब फिर से यहाँ सारे कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू को पुट करोगे तो ये आता है शायद 3.15 या 3.2906 इंटू 10⁻15 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हर्ट्ज। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे ही आप चाहो तो वेव नंबर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। वेव नंबर, तो वेव नंबर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, न्यू इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। तो न्यू बार लिखोगे तो न्यू बाई सी, और न्यू क्या है, न्यू है 2π² me का पावर 4, और ये h² और h हो गया h³, नीचे है c, इधर हुआ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर न्यू बार। तो न्यू बार के लिए ये वाला एक्सप्रेशन, या इसमें से यह जो पूरा टर्म है देखोगे तो इसमें सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, पाई m e h c सारे कांस्टेंट टर्म हैं, सबका वैल्यू पता है। तो ये सारे कांस्टेंट्स के लिए जो हम लोग एक अलग कांस्टेंट मानते हैं यहाँ, और वह कांस्टेंट लिखते हैं r, 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। और यहाँ यह जो r है ये होगा 2π² me का पावर 4 h³ इंटू c, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग नाम है। और इन सारे कांस्टेंट का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना पुट करके, तो यह आता है 1.09609686 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इन्वर्स में। और इसी को मीटर में लिखोगे तो 1.096686 इंटू 10⁷ मीटर इन्वर्स में। चूँकि वेव नंबर है तो सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर इन्वर्स होगा, तो इसी को यहाँ पुट कर दोगे तो इस न्यू बार को लिख सकते हो 1.096686 इंटू 10⁷ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मीटर इन्वर्स, ऐसा। तो इधर का कैलकुलेशन तो फिर आसान है, इधर कुछ है नहीं, जो हम लोग पीछे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़े हैं वही सारा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ के लिए फिर अलग से नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसको c/न्यू कर दोगे तो न्यू पता है, c को निकल जाएगा। या फिर वेव नंबर की हो ना तो वेवलेंथ को 1/वेव नंबर, ऐसा भी तो फार्मूला होता है, तो उसके लिए अलग से नहीं करना, बस यही जो वेव नंबर आया इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वेवलेंथ निकल जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। इसमें से कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जामिनेशन में, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो इससे दिए हुए हैं उसको हम लोग करते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ emission when an excited electron comes from n बराबर 5 to n बराबर 2। ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जो फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आता है, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इमिशन व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम n बराबर 5 to n बराबर 2 इन He+ आयन। ऐसा कि हीलियम आयन में कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड में आता है तो इसमें जो एनर्जी इमिट होगा, रेडिएशन इमिट होगा, उसका एनर्जी क्या होगा। तो ये जो दो ऑर्बिट दिए हुए हैं n बराबर 5 और n बराबर 2, तो इसमें से हाइयर वैल्यू 5 हुआ, मतलब n2 बराबर 5, लोअर वैल्यू 2 है तो n1 बराबर 2।
हीलियम आयन दिया हुआ है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। एनर्जी जो पढ़े एमिशन का वो पढ़े थे Z² इंटू 2.18 10⁻⁻18 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। जेड यहाँ दिया हुआ है 2 तो 2 का स्क्वायर, ये जूल पर एटम में है तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर जूल पर एटम। ये तो 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 7 8 इतना आ जाएगा 10⁻⁻18। ये हो जाना है 1/4 माइनस 1/25 जूल पर एटम। इसी को और सिंप्लीफाई कर लो लास्ट तक तो ये एलसीएम आ जाएगा 25 नहीं आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 तो इसको अभी 21 हो जाएगा तो इसको लिख दोगे 21 इंटू 8.72। ये 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा -2 तो ओवरऑल 10 का पावर -20 जूल पर एटम। यही हो जाएगा, गुना भाग करोगे। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन आ सकता है, वेव नंबर के लिए कैलकुलेशन आ सकता है, इसमें से कोई भी कैलकुलेशन ऐसे ही पूछ सकता है। तो बस एक मेन फार्मूला याद रखोगे जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग डेराइव किए ना एनर्जी के लिए, वही याद रखना है। उसी से तो सारे फार्मूला यहाँ पे आए हैं। तो फार्मूला आप डायरेक्ट याद रख लो या फिर ऐसे डेराइव करने सीख लो। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, इस पर 100% आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। तो खैर और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।